हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4 भूगोल के संदर्भ में। चैप्टर 4 है कृषि एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर चैप्टर का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे के तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे समक्ष पहला टॉपिक दिख रहा है चावल। तो चावल के संदर्भ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चीन होना चाहिए, चीन। तो चीन के बाद हम उसको चीन ही पढ़ेंगे। ये भारत गलत लिख गया है, धान ये गलत लिखा है। चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। धान की खेती के लिए ज़रूरी होते हैं उच्च तापमान, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक की सालाना वर्षा चाहिए। यदि सिंचाई की सही व्यवस्था है तो धान को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। अगर सिंचाई की उचित प्रबंधन है, सिंचाई के लिए हमारे पास नल है, मोटर है, तो हम इससे चावल किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र पे उगा सकते हैं। अब धान की खेती पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी होने लगी है, क्योंकि यहाँ सब पे जब नहरें बन गई, पहले यहाँ सब पे नहरें नहीं थीं, अब नहरें बन गई हैं तो यहाँ पे भी ये संभव हो पाया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है, इन क्षेत्रों में नहरों का सघन जाल है। ये हमारा धान का एक पौधा है, इसे आप लोग चित्र में देख सकते हैं। आगे के संदर्भ में हम गेहूँ के बारे में बात करेंगे। तो गेहूं उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की सालाना वर्षा की ज़रूरत होती है, जिसका वितरण समान रूप से हो, यानी कि वो खेत एकदम प्लेन होना चाहिए और 50 से 75 सेंटीमीटर तक की उसमें सालाना की वर्षा होनी चाहिए। पाला पड़ने से गेहूं की फसल तबाह हो जाती है हमारे, इसलिए ये गेहूं हमने आपको कल ही बताया है कि गेहूं रबी की फसल है। तो ये ठंडी के सीज़न में उगाई जाती है, और अगर ठंडी के सीज़न में उगाई जाती है तो इसमें पाला भी पड़ने का कुछ चांस है, अगर पाला गिरे तो। और पाला पड़ने से चूँकि हमारे गेहूं की फसल ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हमें पाला से इसको सुरक्षित रखना चाहिए। पाला के लिए दवा वगैरह आती है, तो उसको हमें डाल देना चाहिए। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं पश्चिमी उत्तर के गंगा सतलज के मैदान, दक्कन के काली मृदा वाले क्षेत्र। और गेहूं के मुख्य उत्पादक ये हमारे ये क्षेत्र हैं। क्षेत्र उसे कहा जाएगा, उसमें हमारे भारत में जहाँ जहाँ जिस जिस पट्टी पे, जिस जिस जगह पे ये पाया जाएगा, गेहूं मुख्य रूप से पाया जाता है, उसे उसका क्षेत्र कहते हैं। और गेहूं उत्पादन के मुख्य राज्य में वह राज्य आते हैं जो गेहूं का उत्पादन अच्छे मात्रा में करते हैं। तो इसमें राज्य के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग भी हैं। तो आगे गेहूं के बाद हम लोग मोटे अनाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोटे अनाज आप लोगों ने सुना होगा। भारत में उगने वाले मोटे अनाजों में से मुख्य हैं ज्वार, बाजरा, रागी। मोटे अनाज यानी कि वह अनाज जिनको खाने से ताकत बहुत मिलती है। मोटे अनाज बहुत ताकती होते हैं। हालांकि ये मोटे अनाज बहुत ही पोषक तत्व इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनको हम अपने भैंस गाय जो कि पालतू पशु हैं, उनको हम खिलाते पिलाते हैं, तो इससे वह दूध देते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, और हम लोग भी इसका सेवन करेंगे तो हम लोगों को भी बहुत पोषक तत्व बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें देखने को मिल जाता है। अब हम ज्वार के बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। ज्वार उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये है ज्वार का एक पौधा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे कई पौधे ज्वार के दिखाए गए हैं। तो ज्वार की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी होती है। ज्वार को अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहाँ नमी होती है वहाँ ज्वार को उगाया जाता है, इसलिए इसे सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। ज्वार में सिंचाई की ज़रूरत हमें नहीं होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे बाजरा के बारे में। बाजरा आपको नीचे फिगर में दिख रहा है, बाजरा के कुछ पौधे लगे हैं नीचे, इनको आप देखिए, ये बाजरा के ही पौधे हैं। तो बाजरा के संदर्भ में चलिए कुछ बातों को कर लेते हैं। बाजरा को बलुई और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। बाजरा के उगाने के लिए हमारे पास बलुई, उथली और काली
बलुई और उथली काली मिट्टी होनी चाहिए। इसमें उगाया जाता है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान, क्षेत्र नहीं इसको हम राज्य कहेंगे। बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा में भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा उत्पादक है वो हमारा राजस्थान है। आगे हम रागी के संदर्भ में कुछ बातों को कर लेते हैं। तो रागी का ये आप नीचे चित्र देख पा रहे हैं, ये रागी है, कटोरी में रखी हुई है, और ये रागी का एक पौधा है। तो चलिए रागी के संदर्भ में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रागी को शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, बलुआ और दोमट उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। रागी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, जिसके बाद तमिलनाडु है, यानी कि तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। आगे हम मक्का के संदर्भ में बात करेंगे। मक्का को आपने सुना ही होगा, भुट्टा भी इसे कहते हैं, बाली भी इसे कहा जाता है। तो मक्के का इस्तेमाल खाद्यान्न और चारे दोनों रूप में होता है। इसको हम लोग खाते भी हैं और चारा भी इससे बनता है, मुर्गियों का और गाय भैंस पालतू पशुओं का भी इससे चारा भी बनाया जा सकता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मक्के की पैदावार अच्छी होती है। मक्के की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री के बीच का तापमान चाहिए। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्के के मुख्य उत्पादक हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका आप नोट्स बना सकते हैं। आगे हम दालों के संदर्भ में कुछ बातें कर लेते हैं। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ ही साथ बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी कि हमारे यहाँ दाल भारत में सबसे ज़्यादा पैदा भी होती है और उपभोग भी दालों का हमारे भारत में ही सबसे ज़्यादा होता है। दालों को सामान्यतः अन्य फसलों के आवर्तन जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि हर 2 फसल के बीच दाल की फसल उगाई जाती है। दाल को इस तरह से हमें उगाना चाहिए कि जैसे हम एक फसल अभी बोए हैं कोई भी फसल, और उसके बीच में हम दाल को बो दें, फिर अगली बार अगली फसल को बो दें। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो दाल जब हम बोते हैं तो दाल में हमारे कीड़े लग जाते हैं। तो वह कीड़े मुख्य रूप से दाल के खेत में ही आते हैं और वह कीड़े नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हमको एक बार दाल और 2 बार कोई अन्य फसल बोनी चाहिए। तो इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के मुख्य उत्पादक हैं इसके। दाल का ये आप नीचे चित्र देख सकते हैं, ये बना हुआ है। आगे हम गन्ना के बारे में बात करते हैं, जिसको आप लोग जिससे आप लोग चाय बनाते हैं, काफ़ी बनाते हैं, वही चीनी की बात यहाँ पे हो रही है। तो वो चीनी हमें गन्ना से प्राप्त होती है। और चलिए गन्ना के बारे में बात कर लेते हैं। गन्ना की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है। इसमें गर्म जलवायु और शुष्क जलवायु यानी कि आर्द्र, नमी युक्त और लेकिन गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है। 21 से 27 डिग्री के बीच का तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। गन्ने के उत्पादन के लिए ब्राज़ील पहले नंबर पर है गन्ने के उत्पादन में, और भारत है दूसरे नंबर पे। और भारत में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गन्ना का पैदावार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन जो अब के समय में गन्ने की जो अच्छी मिलें हैं वह हमारे दक्षिण की ओर बढ़ रही हैं। तो उनको हम अगले जो कि हमारा पाठ है अगला विनिर्माण उद्योग, तो उसमें हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको इसके बारे में इतना बता देना चाहते हैं कि अब ये दक्षिण में इसलिए हमारी ये गन्ना की मिलें सब जा रही हैं क्योंकि दक्षिण के जो गन्ने होते हैं उनमें अब जो रस की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, उसमें जो गन्ने की मिठास है और गन्ने की उसमें उच्च गुणवत्ता पाई जाती है। इसलिए जितनी भी मशीनें हैं वह उधर ही जा रही हैं, उधर ही बढ़ रही हैं। तो उन सब तथ्यों को हम पाठ 6 विनिर्माण उद्योग में पढ़ेंगे। तो अभी तो गन्ना के बारे में और बातें कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का गन्ना के मामले में प्रथम नाम है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा ये सब मुख्य उत्पादक हैं गन्ना के। तो आगे हम बात करते हैं, आगे हम तिलहन के बारे में बात करेंगे। तो तिलहन के बारे में
भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और खाने योग्य है। भारत यानी कि उत्पादक भी है सबसे बड़ा और उपभोक्ता भी है। इसका खाने पकाने में तेलों का प्रयोग करते हैं। सरसों का तेल है, अरंडी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है। इन सब तेलों का खाना बनाने में आदि कार्यों में यूज होता है, तो इन सब को ही तिलहन कहते हैं। अलसी और सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन हैं। नीचे आपको यहाँ पे जो तस्वीर दिख रही है ये हमारे मस्टर्ड यानी कि सरसों के तेल के खेत की है। आगे हम मूंगफली के बारे में बात करते हैं। मूंगफली भी एक प्रकार की हमारी तिलहन है। भारत में पैदा होने वाली तिलहनों का मूंगफली 50% हिस्सा है, यानी कि जितनी भी हमारे यहाँ तिलहनें होती हैं उसका 50% यानी कि आधा भाग मूंगफली का है और आधा में सभी लोग हैं। मूंगफली एक खरीफ फसल है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। आगे हम तिलहन के बारे में कुछ और बातचीत कर लेते हैं। तिलहन अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तिल एक ऐसी फसल है जो उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, क्योंकि उत्तरी भारत में ठंडी के समय में गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जो तिल होती है वो गर्मी में ही उगाई जाती है, तो इसलिए उत्तरी भारत में ये गर्मी की फसल है। लेकिन दक्षिणी भारत में ठंडी के समय में भी गर्मी ही रहती है, तो वहाँ पे ये रबी की फसल भी इसको कहा जा सकता है, यानी कि वहाँ पर ये दोनों महीने में इसको उगाई जा सकती है। अरंडी को रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। अरंडी भी इसी प्रकार की है। आगे देखिए हम चाय के बारे में बात करते हैं। चाय तो आप लोगों से सुना होगा, आप लोग पीते हैं चाय को। चाय से ऐसा माना जाता है कि थकान वकान दूर हो जाती है। तो चलिए चाय के संदर्भ में हम और आप बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आप चाय के पौधे को देख सकते हैं। ये पहाड़ी है, यहाँ ये आप ऊपर देख रहे होंगे, ये पहाड़ी है। तो यहाँ पे चाय का बहुत बड़ा बागान है और इसके नीचे भी ये चाय ही लगी हुई हैं। तो चलिए चाय के बारे में देखते हैं। इसको उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्र इसके लिए ज़रूरी होते हैं। चाय के उत्पादन में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के मुख्य उत्पादक हैं। तो ये सब मुख्य उत्पादक हैं चाय के। आगे हम चलिए काफ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। चाय की तरह काफ़ी को भी बागानों में उगाया जाता है। भारत में सबसे पहले यमन से अरेबिका किस्म की काफ़ी को उगाया गया था। ये हमारी यमन से अरेबिका किस्म की ये जो हमारी कॉफ़ी है, इसको भारत में सबसे पहले उगाया गया था। शुरुआत में काफ़ी को बाबा बूदन पहाड़ियों में उगाया गया था, यानी कि सबसे शुरुआत में इन कॉफ़ियों को हमारे बाबा बूदन की पहाड़ी में उगाया गया था। भारत काफ़ी के पूरे विश्व में मांग है। भारतीय काफ़ी जो हमारी बाबा बूदन की पहाड़ियों में और यमन से अरेबिका किस्म की जो हमारी कॉफ़ी है, ये बहुत ही अच्छी किस्म की कॉफ़ी है और इसका मांग पूरे विश्व में है। असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक काफ़ी, ये सब हमारे काफ़ी के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। आगे हम बागवानी फसलों के बारे में बात करते हैं। बागवानी फसलें यानी कि वह फसलें जैसे कि फल सब्जियां। तो भारत को फसलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त है। भारत में उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु हैं। आप यहाँ पे संतरे की खेती को देख पा रहे हैं। संतरा की खेती यहाँ पे हो रही है। तो ये एक प्रकार का बागवानी फसल है। और भारतीय फलों जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर के चेरापूंजी के संतरे, तमिलनाडु, केरल का, महाराष्ट्र और मिजोरम केले, बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए, मेघनास के अनानास, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंगूर, ये सब हमारे जो हमारे ये सब फल हैं, ये जो इसमें लिखे हैं उन्हीं स्थानों पे विशेषकर बहुत फेमस हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू के खुबानी, सेब, नाशपाती और अखरोट। भारत लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। पूरे विश्व में जितनी सब्जियां होती हैं उसका 13% उत्पादन हमारा केवल अकेला भारत करता है। भारत का प्याज, मटर, फूल गोभी, बैगन, बंद गोभी, टमाटर, आलू उत्पादन के प्रमुख स्थान हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम इसमें अखाद्य फसलें यानी कि वह फसलें जिनको हम खाते नहीं हैं, जिनका हम उसको खा नहीं सकते हैं, तो उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। इनमें है हमारा रबड़। तो जो ये रबड़ है,
रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में भी ये रबड़ पाया जाता है। इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत का विश्व में 5वां स्थान है रबड़ के उत्पादन में। विश्व में सबसे ज़्यादा मलेशिया में रबड़ का उत्पादन होता है। चलिए अब हम जूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जूट भी हमारी एक अखाद्य फसल है, तो जूट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। ये कुछ इस सुनहरे रंग का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसलिए इससे बोरी, चटाई, रस्सी और धागे ये सब बनाए जाते हैं। उच्च लागत, बाज़ार में इसकी मांग में कमी हो रही है। इसको बनाने में, इससे वस्तुओं को बनाने में लागत ज़्यादा लगती है और इसकी मांग बाज़ार में बहुत कम है, तो इस कारण ये बहुत महंगी वस्तु है। नायलॉन और प्लास्टिक के सामान को हम लोग वरीयता देते हैं। हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो हमारी जूट है, तो जूट में इसकी मांग में कमी हो रही है। लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो हम लोग प्लास्टिक का उपयोग ना करके जूट भले ही 10 रुपये 5 रुपये महंगा है, लेकिन इसका हम उपयोग ज़रूर करें। तो हम अगर कहीं जाएं तो हम लोग जूट का बैग का इस्तेमाल करें। जूट का बैग हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। ये बायोडिग्रेडेबल है। इसको हमारे बैक्टीरिया सड़ाकर नष्ट कर देंगे, लेकिन जो पॉलीथीन है उसको आप हज़ारों साल तक देखते हैं, वो वैसे बनी रहती है। तो आगे जूट के बारे में बात कर लेते हैं। जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी चाहिए, यानी कि इसमें जलोढ़ मृदा की ज़रूरत होती है। जूट के उत्पादन के लिए जल निकासी वाला क्षेत्र चाहिए। जूट के मुख्य उत्पादक हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय। ये सब इसके मुख्य उत्पादक हैं। अब हम रेशेदार फसलों के बारे में बात करेंगे। रेशेदार यानी कि वह फसल जिनमें धागे, रेशे निकलते हैं। तो इसके लिए रेशम के कीड़े की ज़रूरत होती है। रेशम के कीड़े से ककून प्राप्त किया जाता है और रेशम के कीड़े का पालन रेशम उत्पादन कहते हैं, रेशम पालन कहलाता है। तो यह कीड़ा मलवारी पेड़ यानी कि शहतूत की पत्तियों की हरी पत्तियों पर पलता है और वहीं से इसका हम लोग कोकून को इसके प्राप्त कर लेते हैं और इससे हम लोग कपड़े बनाते हैं। कपास यानी कॉटन। तो कॉटन, आप ये ऐसा चित्र में आप कॉटन कुछ इस प्रकार का होता है, ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो भारत कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि 2 और बड़े उत्पादक हैं कपास के। कपास हमारे दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी में कपास पाया जाता है। कपास की अच्छी पैदावार के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 210 पाला रहित दिन चाहिए, यानी कि इसमें 210 दिन की ये फसल होती है, तो इसमें पाला नहीं रहना चाहिए। पाला से हमारा जो कॉटन है वो सिकुड़ जाएगा और हमें अच्छी रुई प्राप्त नहीं होगी। और इसके लिए तेज़ धूप की भी ज़रूरत होती है कि जो हमारा ये कॉटन है, वो रुई है जो हमारी, वो बहुत फूल जाए, एक किसी फूल के तरह इतनी खिल जाए, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे ये जो रुई है वो बहुत खिली हुई है। तो कपास की फसल को पकने में 6 से 8 महीने लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक हैं। आगे हम भूदान, ग्रामदान, इसके बारे में बात करते हैं। तो भूदान हमारे एक विनोबा भावे जी थे, तो उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य रखा कि हर पंचवर्षीय योजना का उन्होंने एक लक्ष्य रखा। तो उस पंचवर्षीय योजना में जो हमारे गरीब किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भी जिससे भूमि मिल सके, तो इससे उन्होंने कुछ ऐसा नियम बनाया। तो ये नियम भूटान से शुरू हुआ, तो आगे ये हमारे कुछ क्षेत्रों में ये लागू हुआ। तो चलिए भूमि सुधार या भूदान, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूमि सुधार पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। विनोबा भावे ने भूटान आंदोलन चलाया। इसमें भूटान से इन्होंने शुरुआत की थी ताकि बड़े ज़मींदार अपनी कुछ ज़मीन भूमिहीन किसानों को दे दें और भूदान आंदोलन के समर्थन में आगे आए और अपनी ज़मीन दान में दे दी इन्होंने।
धीरे धीरे आगे देखते हैं। भूमि सुधार, तो जब जोत छोटी होती है तो कृषि प्रबंधन सही ढंग से नहीं होता। जब अच्छे हथियार हमारे पास नहीं होते हैं तो हम कृषि में अच्छा बहुत लाभ नहीं कमा सकते हैं कृषि में। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने भूमि सुधार के लिए कई कदम उठाए। इसके लिए ज़मीन की सीमाओं को फेरबदल किया गया, जिससे एक किसान की सारी ज़मीन एक ही प्लाट में आ गई। इससे इस तरह होता था कि जैसे हमारी भी ज़मीन है, आपकी कोई ज़मीन है, तो एक एक दो दो बीघा आपस में एकदम जुड़ी हुई नहीं है, इधर उधर बिखरी हैं। तो जितनी भी बीघे आपके पास ज़मीन है उसको एक जगह कर दिया जाएगा, और आपके अगर दूसरा कोई व्यक्ति है तो उसकी ज़मीन जो आपके पास होगी उसको सब एकत्रित करके और उसको एक जगह कर दिया जाएगा। तो इससे ज़मीन में फेरबदल सीमाओं में हुई और इससे एक किसान की एक ही प्लाट में ज़मीन आई। ऐसे सुधार पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में सफल भी हुए हैं, लेकिन अधिकतर राज्यों में किसानों ने इस पर सहयोग नहीं किया। हमारे जो दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने इस पर सहयोग नहीं दिया, इसलिए अन्य राज्यों में भूमि सुधार नहीं हो पाया। तो भारत कृषि द्वारा कृषि में योगदान, अब देखिए हम ये इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे भारतीय सरकार ने कृषि के बारे में क्या कहा है और कृषि के संदर्भ में उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं। तो इसमें भारत सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की है, पशु चिकित्सालय की स्थापना की है और मौसम के पूर्वानुमान का विकास किया है। बिहार में एक कृषि विश्वविद्यालय है, तो और ये केवल बिहार में ही नहीं, लगभग सभी राज्यों में एक कृषि विश्वविद्यालय है। ये हमारे भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया है हमारे कृषि के प्रबंधन के लिए। और पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। और ये मौसम पूर्वानुमान विभाग है, ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये सब हमारे भारत सरकार द्वारा कृषि में योगदान रहे। अगली तथ्यों को हम अगली क्लास में जानेंगे, उसमें हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर में